न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आयुषी से। आए रुक करते हैं खबरों का। शहर गाजी मुश्ताक साहब के नए वर्ष पर की गई अपील का शहर के नौजवानों पर कोई असर नहीं। वहीं शहर गाजी की अपील को ठेंगा दिखाते हुए भोपाल के जनप्रतिनिधि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने मसूद ने शहर गाजी की अपील को खारिज करते हुए मसूद ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में प्रोग्राम को अंजाम दिया, जिससे उलेमाओं में नाराजगी व्याप्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी हमारे सुनने वालों देखने वालों से ये कहना है कि जो नए साल का जश्न मनाया जा रहा है ये बिल्कुल गैर इस्लामी तरीक़ा है। हमको हमारा साल तो दिन ख़त्म होता है, शुरू हो जाता है और नई रात शुरू हो जाती है। इसलिए हम तमामी हमारे सुनने वालों से बतौर ख़ास नौजवान बच्चों और बच्चियों से कहते हैं कि नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। ख़ास तौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग नचने करना और फार्म हाउस में जाकर रात मनाना ये बहुत ही गलत काम है। हम एक इंसानों से आमतौर से कहना चाहते हैं, ख़ासतौर से मुसलमान बच्चे और बच्चों से कहते हैं, खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीक़े का आप रिवाज कीजिए। इशा की नमाज़ पढ़िए और घर में जाकर सो जाइए। अगर रात में आपकी नींद खुले तो अल्लाह से दुआ कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पढ़ के दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं सुनेगा। अल्लाह ताला हम तमाम ईमान वालों से अपील करते हैं। इमाम मुअज्जिन और पुजारियों को जो है नए वर्ष के तोहफे दिए जाते हैं। नया साल सबके लिए खुशहाल हो। 2025 1 जनवरी की बधाई भी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और ये परंपरा मैंने शुरू करी और मेरी कोशिश रहती है कि मेरी विधानसभा में जब हम 1 जनवरी मनाएं तो हम सब अपने अपने ढंग से अपने बड़े बुज़ुर्गों को बुलाएं और वो इमाम हो, मौज़िन हो, पुजारी हो, उन सब को बुला के अपने हाथों से एक तोहफ़ा दें तो खुशी होती है और लगता है कि अब ये साल की हम नई शुरुआत अपने बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद के साथ शुरू कर रहे हैं। उसी परंपरा को आज मालिक ने पूरा करवाया। 2025 1 जनवरी हम लोग यहाँ मना रहे हैं और सभी को मुबारकबाद। इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहों को लेकर भी आपने पिछले साल कमिटमेंट करा था, फिर उनके लिए आगे हमारी सरकार जिस दिन आ जाएगी तो इमाम, मुअज्जिन, पुजारी सबको देश में सबसे अच्छा वेतन कहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर नए वर्ष की मंगल कामना की। नव वर्ष के अवसर पर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया और महाआरती हुई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने सुबह 3 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया और उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए और भांग से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। नए साल की भस्म आरती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। किसी ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना की तो किसी ने देश के अमन, चैन एवं समृद्धि को लेकर मत्था टेका। नव वर्ष कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी का पर्व है, दिन है और इस दिन को भी हमारे देशवासी काफ़ी बड़े उत्साह से मनाते हैं। सारे देशवासी कहीं न कहीं तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान की दर्शन, पूजन अर्चन करके वहाँ का पुण्य अपना कमाते हैं। यही आज यहाँ महाकाल मंदिर में भी देखने को मिल रहा है कि भक्तों की काफ़ी तादाद में भीड़ है। महाकालेश्वर की जो परंपरा है और महाकालेश्वर की परंपरा अनुसार यहाँ भगवान का पंचामृत पूजन बड़े दिव्यता से भगवान का संपन्न हुआ है, दिव्य श्रृंगार संपन्न हुआ है और आज इस उपलक्ष्य में भी भगवान की महाकालेश्वर की जो आरती, जो भस्म आरती जो हमारे देश में विख्यात है, वो बड़े दिव्यता से भगवान की आरती संपन्न हुई है। देशवासियों को महाकालेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, देश में खुशहाली हो, सारे देश में भगवान महाकाल के, शिव के भक्त सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देश उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। महाकालेश्वर मंदिर से, भगवान महाकालेश्वर से हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। ठीक, दर्शन किए। नववर्ष बोलिए बोलिए। नववर्ष में हमने महाकाल भगवान के दर्शन करे और हमें बहुत ही खुशी हुई कि अच्छे से उनके दर्शन करते। आपका नाम? निशा है। ठीक।
फर्स्ट 2025 का नया दिन था, दर्शन करके बहुत बढ़िया लगा। बहुत सही आरती हुई, भस्म आरती के दर्शन प्राप्त हुए। कल्याण हो सकता। जय श्री राम। योग, तप, साधना और साहचर्य से जीवन का विकास सिर्फ हमारी संस्कृति ही सिखाती है। जन जागृति लाने में महर्षियों की बड़ी भूमिका। महर्षि श्री बालीनाथ जी परम संत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मों, समाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। सब मिलकर यहाँ सद्भाव से रहते हैं। सांस्कृतिक वैविध्य ही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी आस्था और जीवन मूल्य हमें विकास की ओर ले जाते हैं। योग, तप, साधना और साहचर्य से जीवन का समग्र विकास की शिक्षा सिर्फ भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। समाज में जन जागृति लाने में महर्षियों की बड़ी अहम भूमिका रही है। महर्षि श्री बालीनाथ जी भेरवा उन्हीं में से एक थे। वे परम संत थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज उज्जैन में महर्षि श्री बालीनाथ जी भेरवा जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो असंभव दिखता है वो केवल सनातन धर्म में ही संभव है। महर्षि बालीनाथ जी ने समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों को खत्म किया और सबको सद्मार्ग की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने बालीनाथ जी की स्मृति में देश के दूरदराज से आए भेरवा समाजजन का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस प्रदेश स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम में आकर वे बेहद प्रसन्न हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री अखिल जुनवाल द्वारा लिखित पुस्तक भीम वंदना का विमोचन भी किया। इसके बाद भेरवा समाज की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, अखिल भारतीय भेरवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जारवाल, लालराम भेरवा, राधेश्याम भेरवा, मुकेश टेटवाल, CL भेरवा, प्रभुलाल जाटवा सहित अन्य समाजजन उपस्थित थे। सम्राट विक्रमादित्य 2000 साल पूर्व के ऐसे शासक जिन्होंने न केवल आतताइयों को भगाया, देश को स्वाधीनता दिलाई, बल्कि सुशासन की सभी क्षेत्रों में विक्रमादित्य का सम्राट विक्रमादित्य के नाते से बहुत सम्मान भी है। और विक्रमादित्य और बैताल, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, विक्रमादित्य के सिक्के, विक्रमादित्य के विक्रम संवत, ऐसी कई सारी चीजों को जोड़कर विक्रमादित्य का बहुत विराट इतिहास रहा है। ऐसे में विक्रमादित्य की नगरी से चालू होकर के मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को प्रदेश और देश के सामने लाने के लिए कई सारे सेक्टर में काम चालू किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर उज्जैन में एक बार फिर बड़ा आयोजन भी हो रहा है, जिसमें विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों के जोड़ करके समाज के सामने वो चीजें भी आएगी और विक्रमादित्य के खास करके आधुनिक समय की दृष्टि में न्याय परंपरा पर विश्वविद्यालय वगैरह वो अपना एक सेमिनार वगैरह करेंगे। इसमें अखिल भारतीय स्वरूप का उसमें ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ एक व्यापार मेला भी प्रारंभ किया है। अलग अलग प्रकार से सरकार अपने निवेशकों के लिए मंच प्रदान करने वाली है, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में खासकर बहुत बड़ी संभावना है। हमारा अपना मध्य प्रदेश महाकाल के महालोक बनने के बाद 2022 से भारत की सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन की फुटफॉल या हमारे धार्मिक पर्यटक उज्जैन आए हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको और आगे ले जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब से महाकाल के महालोक का उद्घाटन करने आए थे, एक आदर्श स्थान बन गया ये। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय और इसको विस्तारित रूप कैसे दें, इस पे विचार करने के लिए मैं आज आया था। साथ ही साथ भेरवा समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय आज संत बालीनाथ जयंती मनाते हुए बड़ा कार्यक्रम किया गया था। मैं उसमें भी भाग लेकर के अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो बन सके वो सब करें, लेकिन हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति से भी हमारा संबंध रहना चाहिए। इस नाते से दोनों प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अंग्रेजी साल 2025 की भी बधाई। भोपाल से प्रयागराज महाकुंभ जाएगी फायर फाइटिंग बोट। फाइनल टेस्टिंग हुई। यूपी में महाकुंभ की तैयारियों के बीच सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल में बनकर तैयार की गई फायर फाइटिंग बोट प्रयागराज रवाना होगी।
फायर सेफ्टी के लिहाज से ये बोट महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात की जाएगी। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच आग लगने की आपातकालीन स्थिति में घाटों तक फायर ब्रिगेड न पहुंचने की परेशानी के लिहाज से ये रेस्क्यू का काम करेगी। फायर बोट पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा लिखा गया है। बोट में 6 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। डीजल से चलने वाली मोटर लगाई गई है जो नोजल से गंगा यमुना का पानी आग लगने की आपात स्थिति में फेंकेगी। साथ ही बोट पर सायरन सिस्टम भी लगाया गया है। इस तरह की करीब 6 फायर बोट प्रयागराज भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल के अटलाप उड़ा घाट पर बोट की फाइनल टेस्टिंग की गई। उसके बाद एक व्हाइट फोर आजाद रात के लिए रवाना किया गया। सब एक विशेष प्रकार की बोट अपने यहाँ पर तैयार की है, प्रयागराज इसको भेजेंगे। उससे पहले टेस्टिंग की जा रही है। कैसी बोट है और क्या इसका उद्देश्य? ये ग्लास फाइबर बोर्ड है जो कि इंडिया में पहली बार ये बनाई गई है और इसका रेंज जो है गवर्नमेंट ने जो मांगा था उतना हम पूरा रेंज इसको दे रहे हैं। ये महाकुंभ में यूज करने के लिए बनाई गई है, जो कि हमारे आस्था का केंद्र महाकुंभ जो लग रहा है उसमें माताएं बहनें या अन्य जो भी भाई बंधु जो भी हैं अपनी आस्था के अनुसार दिया बाती जलाते हैं। कोई हताहत न हो आग से संबंधित, तो उस पर काबू पाने के लिए इन बोर्डों को जगह जगह इसको रेंज वाइज रखी जाएंगी, जो कि उस रेंज को हर एक बोर्ड कवर करेंगी। करीब हमारे 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी रेंज है वहाँ का महाकुंभ का, उतने दूर में ये बोर्ड 6 बोर्डे काम करेंगी। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? कितने लोग इसमें बैठने की कैपेसिटी तो 30 आदमी तक की है, लेकिन हम इसमें 6 आदमी के रखे हुए हैं। ये मात्र 6 आदमी बैठेंगे क्योंकि आग से संबंधित ये बनाई गई है और उसमें जो फायर का काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वही बैठेंगे। तो क्या क्या उपकरण इसमें लगा है? अपने कितने दिन में तैयार हुई है? इसमें बहुत कम समय हमें मिला, लेकिन हमारे जो टीम है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्होंने लगन के साथ में इस काम को बहुत अच्छा अंजाम दिया है और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश किए हैं और आशा करते हैं आगे भी बहुत अच्छी बोटें बनेंगी। लागत आई सर एक बोट की लगभग बात करें? इस बोट की लागत नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए इसको अभी हम इसको तैयार कर रहे हैं। जो भी लागत आ रही है उसको हमें अभी लागत नहीं देखना, क्योंकि हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है और उस आस्था के अनुसार चाहे जितनी भी लागत लगेगी लगा करके हम, चाहे हमारा घाटा हो या नुकसान हो, हम फायर बोर्ड को तैयार कर रहे हैं। बाकी आगे के लिए वो ऊपर वाला है। अच्छा, इसमें टेस्टिंग में क्या देखने को मिला है? टेस्टिंग आप कर रहे हैं? टेस्टिंग बेहतरीन हो रही है। अभी भी बोर्ड अंदर गई है, आ ही रही होगी, तो उसके अनुसार अपन देखते हैं कि अभी तो हर एक टेस्टिंग फायर भी पानी भी चला के देखे। कल से ही लोग मीडिया भी देख रही है और आज भी अभी अंदर बोट गई हुई है, आती है। क्या कुछ कमी देखने को मिली अभी टेस्टिंग के दौरान? अभी तो फिलहाल तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना ही वो इसके संतुलन भी बराबर है, करंट भी दे रहे हैं। ये हमारे एनडीआरएफ वाले जो भी हैं वो चला रहे हैं बोट, उसके अगल बगल करंट भी तैयार कर रहे हैं, चला के भी देख रहे हैं। यानी कई तरह से जो भी उनका मापदंड है उसके अनुसार बोट को वो रीवा में कितनी जी रीवा में अच्छा, अभी कब भेजोगे? कुंभ के लिए कब जाएंगे जी? कुंभ के लिए कब? कुंभ के लिए आज निकल जाएंगी बोट। एक बोट तो आज जा रही, फर्स्ट बोट। जबलपुर के सिख समाज द्वारा जबलपुर एडिशनल एसपी समर वर्मा से मुलाकात कर श्याम की एक बच्ची के साथ लगातार हो रही छेड़खानी को लेकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। सिख महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हो रहे निरंतर अपराधों को लेकर कार्यवाही की मांग करते हुए सिख समाज ने बताया कि एक बच्ची जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा है, जिसको निरंतर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अलग अलग नंबरों से फोन कर परेशान किया जाता है एवं कोचिंग जाते समय छेड़छाड़ की जाती है, जिसके कारण वहां अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है एवं मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इस विषय को लेकर सिख संगत के अध्यक्ष पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत बब्बू एवं अन्य सिख समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी गुरुद्वारे साहब के प्रधान एवं बुजुर्ग व नौजवान साथी के द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ मेमोरेंडम के माध्यम से कानूनी कार्यवाही की मांग की जाती है एवं भविष्य में किसी भी सिख महिला एवं बच्चियों के साथ छेड़छाड़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का विशिष्ट रूप से ध्यान दे ताकि भविष्य में यह कृत्य पुनः कारित ना हो। हाथीताल में रहता है, सरदार हैं, उनकी 2 बच्ची हैं, 18 साल और 16 साल की। 18 साल और 16 साल की बच्चियां हैं और उनके साथ लगातार 1 साल से उनके फ़ोनों में धमकी आना, उनको ब्लैकमेल करना, बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाना, रास्ते में रोकना, उनका किताबें छीनना, बस्ता छीनना। उन्होंने लगातार 4-5 बार गोरखपुर थाने में रिपोर्ट करी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया।
जहाँ तक सीएसपी गोरखपुर के पास भी मिलने की कोशिश की, गोरखपुर सीएसपी ने बिल्कुल मिलने से मतलब कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि साहब हम बात करना चाहते हैं, जो भी ना किया हो उसको देखकर आज सिख समाज ने छोटा बिना मीडिया, बिना हल्ला किए, बिना, और इसमें राजनीतिक मंच कोई भी नहीं है, किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये सिर्फ सिख समाज का, सिख संगत का के लोग आए हुए हैं, सरदार आए हैं। राजनीति क्योंकि बच्ची का मामला है, इसको जितनी संयमता बरतनी थी बरती। उनके साथ, उसकी माँ के साथ जो धक्का मुक्की करी उन लड़कों ने, उम्र के 18 साल और 16 साल की बच्ची है एक ही माँ बाप के साथ। मैं बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बिटिया को, जो खुल के आई तो सही और अपनी दर्द बताई। नहीं तो लोग अपना दर्द बताते ना कुछ करते हैं, और बच्ची ने खुल के बताई, उसकी माँ ने आई। आज पूरा सिख समाज उनके लिए तैयार खड़ा है। अगर इसमें सही कार्रवाई नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बाहर के लोग हैं, कुछ भोपाल के हैं, कुछ यहाँ के हैं, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा जबलपुर का सिख समाज इकट्ठा होगा और घेराव होगा, सब होगा। लेकिन मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगा, एसपी साहब से, कि ऐसे सीएसपी को रखना ठीक नहीं। जो ये मामला 4 दिन पहले ही निपट सकता था, जो उन्होंने कोशिश नहीं की, वो बस अपने काम धंधे में, कहीं दारू, कहीं जुआ सट्टे, उसी में फुर्सत नहीं है उनके पास, खूब दारू जुआ सट्टे में उनको लगे हुए हैं। मेरा कहना है कि ये मामला पहले भी निपट सकता था, अगर वो बच्ची घर चले जाते, फ़ोन नंबर मिल गए, सब मिल गए। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि बच्ची का मामला है, बच्ची का नाम ना आए, बच्ची के फोटोएँ ना आए, क्योंकि किसी परिवार की बेटी है, वो दिलेरी से आई है, इसका मतलब नहीं। मैं मीडिया से हाथ जोड़ के, और ये पूरे देश में माहौल दें कि बेटी को बहुत जाबाज होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए बेटियाँ किसी से, और खुल के परिवार में बताना चाहिए। जो तंग करते हैं नए लड़के आजकल, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और पकड़ा झगड़ी उनसे तुरंत करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए और बेटियों को खुल के आना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिख समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा एक बच्ची और उसकी मां के साथ आकर यहां पर शिकायत करी है कि उनके मोहल्ले में रहने वाले कुछ युवक या कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनके द्वारा आपत्तिजनक और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसको गंभीरता से लेके पुलिस इसमें जांच करके शीघ्र ही कार्रवाई कर रही है। हाँ, इसमें चूँकि मोहल्ले में ये लोग साथ में रहते हैं, तो इस तरह की जो घटनाक्रम है, इसमें पूर्व में भी इन्होंने आवेदन दिए हैं, पुलिस उनको भी संज्ञान में ले रही है। सर, समाज का कहना ये भी है कि 1 साल से हम कंटिन्यू 2 से 3 बार सीएसपी साहब को इस चीज़ की जानकारी दी है, और सीएसपी साहब ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज ये घटना होते होते बची है। क्या घटना? पूर्व में आवेदन दिए गए थे और उसमें पुलिस के द्वारा एनसीआर यानी आसंज्ञेय अपराध की सूचना भी लिख करके दी गई है। संभवतः पहले ये मोहल्ले में आपस के झगड़े को लेकर जो है ये बात थी, लेकिन अभी लगता है कि इसमें कुछ अधिक गंभीरता आ गई है, तो इसलिए पुलिस अब इसमें वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रेलवे स्टेशन जबलपुर के प्लेटफॉर्म पर चाकूबाजी कर यात्री को घायल करने वाले अज्ञात आरोपियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। जबलपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 रेलवे स्टेशन जबलपुर में यात्री सुजीत दास झारखंड को अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाकर घायल कर दिया गया था। घटना घटित होने पर मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु तत्काल अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 942/24 धारा 109 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जबलपुर सुश्री शिमाला प्रसाद के निर्देशन में श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल लोकेश मार्को के मार्गदर्शन में, साथ ही थाना प्रभारी जीआरपी जबलपुर बलराम यादव द्वारा विवेचना टीम गठित की गई। विवेचना करते हुए स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सतत विवेचना करते हुए लगातार प्रयास करते हुए आरोपियों को चिन्हित किया गया। साइबर सेल जीआरपी जबलपुर की मदद से मामले के आरोपी अभय चौधरी उर्फ दस्सू पिता हेमेंद्र चौधरी उम्र 19 साल मेडिकल सर्विस क्वार्टर धनवंतरी नगर जबलपुर एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ पर घटना कारित करने वाले बदमाश ने पैसे की मांग करने पर पीड़ित के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने से घटना कारित करना बताया गया है, जिस पर से उनके विरुद्ध धारा 119(235) BNS पर बढ़ाई गई। वहीं बदमाशों से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के विरुद्ध शहर जबलपुर के थानों में पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जी भी 21 बात का खुलासा कर रहा है आज। ये दिनांक 25/12/24 की घटना है।
इसमें प्लेटफॉर्म 2-3 पर एक व्यक्ति सुजीत दास, जिसका नाम मालूम हुआ है, वो झारखंड अपने गांव जाने के लिए शक्तिपुंज ट्रेन से जाने के लिए आया था। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो उस समय शक्तिपुंज ट्रेन निकल गई थी। जो वो प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा और थोड़ी देर बाद वो प्लेटफॉर्म पे बने चबूतरे के पास बैठ गया था। उस समय 2 लड़के आए और उससे पैसे की मांग किए। जो उसने पैसा देने से मना किया तो वो लड़कों ने उसे मारपीट किए, चाकू से मारकर उसे गंभीर चोट पहुंचाए थे। तो घायल अवस्था में उस व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर ले जाकर अच्छा इलाज कराया गया था। प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित कर की गई। उसमें साइबर शाखा का सहयोग लेकर आरोपियों को सर्वेंट क्वार्टर जो मेडिकल कॉलेज का है धन्वंतरी नगर से, जहां वो अभी निवासरत थे, अपनी पहचान छुपाने के लिए किराए का कमरा लेकर रह रहे थे, वहां से उन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने पर पूछताछ पर उन्होंने जो मामले में अपराध करना स्वीकार किया है और जो प्रकरण में मारपीट में चाकू का प्रयोग किया था वो पेश की है, जिसको प्रकरण में जब्त किया गया है। आरोपियों को प्रकरण के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। वजह क्या सामने आई मारपीट की या चाकूबाजी में? मारपीट का कारण ये था कि वो लड़के को बैठा देखकर उससे पैसे मांगे, पैसा देने से उसने मना किया, तो जो कुछ वाद विवाद कर उसे मारपीट किए गए। एक लड़का नाबालिग है। कितने लोग थे? आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले, इनका बैकग्राउंड क्या है? आरोपी इसमें जो घटना घटित किए हैं उसमें 2 हैं। एक अभय उर्फ दस्सू है जो यहीं का जबलपुर का ही रहने वाला है। दूसरा अपना विधि विरुद्ध बालक है, वो भी यहीं रहते हैं जबलपुर में। ये दूसरी घटना है। एक बार पहले 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर भी चाकूबाजी हुई, अब प्लेटफॉर्म के अंदर चाकूबाजी हुई, इसको लेके क्या? प्लेटफॉर्म 6 के जो बाहर हुई थी, जो सिविल लाइन थाने में कायम था मामला, वो मैटर वो कुछ अलग था। और ये जो लड़के घूमते फिरते यहाँ जो ट्रेनों में कई बार गुटखा उटखा बेचने के लिए कई चोरी छुपे जाते हैं, ये इनके द्वारा घटना घटित की गई।